नमस्कार दोस्तों। अब 5 दिन का सवाल है। उत्तराखंड का चुनाव 14 फरवरी को होने जा रहा है और इस समय जो है कई लोग कहते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। कई लोग कहते हैं कि 1-1 है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और आप देख भी रहे होंगे कि जितने सर्वेज अभी तक आए हैं, तमाम सर्वेज में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नज़दीकी का कंटेस्ट बताया गया है। और पहले तो ये लगा था कि जितने भी सर्वेज हैं ये प्लांटेड सर्वेज हैं, लेकिन बाद में जो सर्वेज लग रहे थे कि हमें प्लांटेड है, जो मेजॉरिटी सर्वेज थे वो भी अब इसे एक बहुत ही नज़दीकी का संघर्ष दिखा रहे हैं। लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि ये सर्वेज उस ढंग से नहीं कंडक्ट हो रहे हैं जिस ढंग से ईमानदारी से इन्हें कंडक्ट होना चाहिए। एनीवेज, मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि आज की स्थिति, अगर उत्तराखंड के इलाकों की स्थिति का आप जायजा लें, मैंने बहुत लोगों से टेलीफोन पे बात की है और वस्तु स्थिति को जानने की कोशिश की है। कल भी मैं देहरादून और आसपास के इलाकों में जा रहा हूँ टोह लेने के लिए क्या स्थिति है। मुझे ये लगा और मैंने ये देखा कि आज की तारीख में एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रूलिंग पार्टी है वहाँ की बहुत ज़बरदस्त है। और ये कोई नई बात भी नहीं, आप सब जानते हैं, मतलब एक लेमैन भी जानता है उत्तराखंड का, कि वहाँ पर हर 5 साल के बाद चुनाव बदलते हैं और एक पार्टी पहले आती, दूसरी पार्टी बाद में आती। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है पिछले 20 सालों से। और अगर ये ट्रेंड लगातार 2 दशक से चल रहा है तो इसके मायने ये भी हैं कि इस बार भी संभवतः वो ट्रेंड जो है रिपीट किया जाए। खैर, वो एक एडवांटेज अपोजिशन पार्टी को मिल सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि आज जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वर्तमान रूलिंग पार्टी के खिलाफ आज भी विद्यमान है। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की 3 रैलियां सुनिश्चित कर दी गई हैं। जो हमें खबरों से ज्ञात हो रहा है कि 10 तारीख को श्रीनगर में, फिर अल्मोड़ा और रुद्रपुर में उनकी मीटिंगें हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो 10 तारीख को यानी कल कोटद्वार में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आसपास के इलाकों को प्रभावित तो करेंगे ही। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी नेता केजरीवाल 2 दिन पहले हरिद्वार में थे। उससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया काफ़ी इलाकों में घूमे। गंगोत्री से उन्होंने अपनी शुरुआत की और उसके बाद कुमाऊं में भी रहे। उसके बाद डिप्टी स्पीकर आम आदमी पार्टी की जो है राखी बिरलान, वो भी कई इलाकों में घूम रही। गंगोत्री भी गई, कुमाऊं रीजन में भी गई और भगवत मान भी 1-2 मीटिंग उन्होंने की, हालांकि वो पंजाब में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उनका तो उत्तराखंड पे इतना ज़बरदस्त कॉन्सेंट्रेशन है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री की 2 रैलियाँ पहले देहरादून में हुई, उसके बाद हल्द्वानी में हुई। मैसिवली अटेंडेड रैली, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी रैली रही। और सत्तारूढ़ पक्ष भी है, उनके पूरे साधन भी हैं और मोदी करिश्मा भी आज भी एग्जिस्ट करता है। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद क्या नतीजे निकलेंगे उसके बाद हम भले ही आंकलन लगा लें, लेकिन ये तो हकीकत है ही, जिसपे हमें ये मानना पड़ेगा कि उत्तराखंड के संबंध में, खासतौर से जो लैंड ऑफ अबोर्ड ऑफ गॉड्स, देवभूमि जिसे कहा जाता है, जहाँ हिंदू वोटर्स का बहुत बोलबाला है, वहाँ पर मोदी जी का जो है वो करिश्मा तो आज भी कायम है, इसमें कोई दो राय है नहीं एक हद तक। तो आज उनकी जो है 2 मीटिंग होने के बाद 3 मीटिंगें और तय हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बहुत ही आज की तारीख में पोलराइजेशन के मामले में बहुत मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं, उन्हें भी कोटद्वार आना है कल। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि उनके जो है कई मंत्री, जैसे जो मेन इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट पूरे देश भर के स्तर पर रहे हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, वो भी आए। उन्होंने गढ़वाल मंडल में, रुद्रप्रयाग के पूरे क्षेत्रों में, उससे पहले वो देहरादून आए जहाँ हरीशौर पर उन्होंने अटैक किया, फिर रुद्रप्रयाग में अटैक किया। और इसके बाद नितिन गडकरी गए खटीमा, उसके आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने प्रभाव डाला। राजनाथ सिंह कल गंगोलीहाट गए। तो इस तरीके से कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुत ज़्यादा जोर इस बात पर है कि वो ये मान कर बैठे हैं कि शायद वो संभवतः ये चुनाव हार रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो एक छोटे से प्रदेश में, जो प्रदेश उत्तर प्रदेश तो 80 सीटें लाता है पार्लियामेंट में और उत्तराखंड मात्र 5 सीटें लाता है लोकसभा में, तो वो किसी तरीके से
इस सरकार को हालांकि आज की तारीख में मेजॉरिटी में वो सरकार है, उनको किसी तरह खतरा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली इट इज़ नॉट ए वायबल स्टेट इन द सेंस कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इफेक्ट करता हो। और उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तराखंड में इतनी मेहनत कर रही है कि प्रधानमंत्री की 5-5 रैलियां हो रही हैं, बावजूद इसके कि उत्तराखंड में अभी तक कांग्रेस की तरफ से 2 रैलियां हुई हैं उनके राष्ट्रीय नेताओं की, एक प्रियंका गांधी की, एक दिन की, जिनमें देहरादून में आकर के उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है, पब्लिक मीटिंग की है 70 विधानसभाओं से जोड़ करके, और राहुल गांधी ने परेड ग्राउंड में एक मीटिंग की, वो अम्बेडकर जयंती के नाम पर। तो अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ 2 रैली करते हैं और प्रधानमंत्री 5 रैलियां उनकी आयोजित होती हैं, 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने करीबन 38,000 करोड़ रुपए के कंसेशंस और नई नई स्कीम्स और एम्स और मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह जो है उसकी घोषणाएं की हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो आप जानते हैं कि 500 से अधिक घोषणाएं कर चुके हैं, और कईयों पे तो वो सरकारी ऑर्डर्स भी जारी करा चुके हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ही उन्होंने ऐसा किया है, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और उत्तराखंड में तो आप जानते हैं कि जितने भी सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका सिलसिला ही रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले घोषणाओं पे घोषणाएं होती है, लेकिन धरती पर यानी ग्राउंड लेवल पे कोई भी अनाउंसमेंट्स, कोई भी स्कीम्स, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पे हकीकत में नहीं उतरता है। ड्रीम नेवर कम्स ट्रू। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि आज जो है उत्तराखंड में त्रिकोणीय संघर्ष हो गया एक तरीके से, क्योंकि आपको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोग सर्वेज में भी, और इस बात में सर्वेज के अलावा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जो है आम आदमी पार्टी को बहुत हल्का आंक रहे हैं, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि एक पार्टी जिसने उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उत्तराखंड क्रांति दल, उसको पीछे धकेल दिया। उत्तराखंड क्रांति दल को आज आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ने के बाद पीछे धकेल दिया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके अलावा आप जानते ही हैं कि दिल्ली में उनका एक्सपेरिमेंट रहा है, और जो पंजाब में उनकी स्थितियां आज बन रही हैं कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं, ऐसे सर्वेज है कि वहाँ वो सरकार बनाने जा रहे हैं बिना इस बात के कि उनका ग्राउंड वर्क पे इतना काम नहीं रहा जो पिछले 135 सालों से कांग्रेस का रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पिछले कई वर्षों से रहा मेजॉरिटी एस्पेक्ट को लेकर के। वो कम से कम इस पार्टी का नहीं, लेकिन आज भी वो दिल्ली के अलावा जो है पंजाब में सरकार बना रही है, जैसा हम सुन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में क्या गुल खिलाएगी, इस पर भी आप कुछ कह नहीं सकते। एक प्रश्न चिन्ह जरूर है, हालांकि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। और हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिसमें कि आदमी लोग, आप हम सब लोग इसको करिश्मा समझें। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके साथ जो प्लस पॉइंट ये है कि उनकी जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं बड़े लॉजिकल घोषणाएं हैं, क्योंकि जो उन्होंने घोषणाएं की उसमें लोग हंसते भी हैं, अपोजिशन पार्टीज उन्हें मजाक भी उड़ाती है कि ये सब कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है। लेकिन उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, बावजूद इसके कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको कोई एड्स नहीं मिली है, और उनके एड्स ना मिलने के बावजूद भी उनके साथ जो है बहुत सौताला व्यवहार की जो खबरें वो हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से 7 सालों से। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है, जिन्होंने 21 साल इस प्रदेश में राज्य किया, और आज भी जो वहाँ की जनता है वो इनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पे इनके खरा ना उतरने की वजह से इनसे नाराज भी है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ एक चुनाव में आई है, लेकिन उसके बाद भी आज जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें ये बताया गया कि वो 2 से 5, कई तो ये भी कहते हैं 8 सीटें ला रही। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इतना तो अवश्य है कि आम आदमी पार्टी की जो धमक है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो यहाँ दस्तक है, उनकी जो यहाँ मजबूती से जो इम्प्रेशन उन्होंने समाज के बीच में बनाया है, उससे ये तो साफ होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से दोनों पार्टी को चैलेंज तो एक हद तक दे रहे हैं, और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि उनको बता रहे हैं कि 14 से 15% सीटें वोट जो है परसेंटेज वो ले रहे हैं। तो इसका मतलब अगर कांग्रेस का 37 है, जैसा कि सर्वे से बताया गया, तो 14 और 37 को अगर आप जोड़ दें, अगर आप इस फ्रेम में नहीं होती तो कम से कम 37 प्लस 14 को मिला करके आप कांग्रेस पार्टी तो 100% एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इस चुनाव में जीतती। लेकिन आज उसमें थोड़ा स्थिति डामाडोल है। आने वाले समय में क्या होगा इस पर हम कुछ कह नहीं सकते अभी, लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी की जितनी भी धमक होगी, जितना भी प्रभाव होगा, वो कांग्रेस को नुकसान तो एक हद तक पहुंचाएगा। और
काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी को भी पहुंचाएगा कुछ सीटों पर। खैर, जो सर्वे से ये बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में संघर्ष है। कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी भले ही 2 से 5 या 8 सीटें ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को बता रहे हैं कि 32 से 37 सीटें ले रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी लगभग इतनी ही सीटें ले रही है, नेक नेक फाइट दिखा रही है। लेकिन आप इस बात को मानकर चलें कि आज जिस तरीके से इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर्स बदले हैं 4 साल के कार्यकाल में, जिस तरीके से इनके राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई आसमान छू गई है, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, माइनर्स का, इलीगल माइनर्स का, कॉन्ट्रैक्ट माफियाज का, शराब का जो बोलबाला रहा है पूरे प्रदेश में, जिससे ये आप समझिए कि अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के 2000 करोड़ रुपए हर साल इकट्ठा करते हैं। हर जगह शराब का बोलबाला इन्होंने बढ़ाया है। इन सब चीज़ों को देख करके आज जो है लोग बहुत खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस को, कांग्रेस बहुत बढ़िया होगी, लेकिन ये ट्रेंड तो ज़रूर इंगित हो रहा है कि इस बार चेंज के लिए लोग पिछले उदाहरणों की तरह उत्साहित ज़रूर हैं। और ऐसा लग रहा है कि बदलाव की स्थिति आज भी पैदा हो रही है। हालांकि ये भी सही है कि पुष्कर सिंह धामी ने, युवा मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने ऑफिस को संभालने के बाद स्थिति को बहुत हद तक संभाला भी है, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो गैप था, जो नेगेटिविटी का, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर, मेहनत भी अभी तक कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी और उसका हाई कमांड किसी भी हद तक, किसी भी हद में इस स्टेट को लूज नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो 5 स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर अपने टैली को बरकरार रखना चाहता है। और टैली को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी नहीं कि छोटा स्टेट कौन है, बड़ा स्टेट कौन है, उनको दिखाना है देश को आने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए कि भाई हमने 5 स्टेट से इतने स्टेट जीते हैं। तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन उत्तर प्रदेश के बाद, पंजाब तो वो हार रहे हैं, उत्तराखंड में है, मणिपुर में है, गोवा में भी है, लेकिन जो स्थितियां हमें पता लग रही हैं, जो माहौल हमें पता लग रहा है, उससे ये लग रहा है कि मणिपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस का बड़ा कांटे का संघर्ष है, उत्तराखंड में भी कांटे का संघर्ष है। लेकिन आज भी उनका जो है पड़ला, कांग्रेस का पड़ला भारी नजर आ रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त पैमाने पर है। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला बहुत पनप रहा है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो इनकी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो बहुत सक्रिय हैं। तो हिंदू और माइनॉरिटी को बड़ी काफ़ी उछाला जा रहा है गांव-गांव के स्तर पर। ये हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देख ही रहे हैं, और कोशिश पूरी की जा रही है कि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटीज इलेक्शन को बनाया जाए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ जो थोड़ा सा पक्ष जाता है वो ये भी जाता है कि चूंकि हरीश रावत की नई कॉन्स्टिट्यूंसी लाल कुआं, रामनगर से उन्हें वहां जाना पड़ा, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा है, क्योंकि पार्टी के भीतर जो स्क्वेबल्स हैं, जो फैक्शनलिज्म है, जो उनके खिलाफ उनके राइवल्स एक्टिव हैं, उससे वो घबराए हुए हैं। वो इस चुनाव को भी जीतना चाहते हैं, इसलिए वो काफ़ी हद तक जो है वो स्टैग्नेटेड हो गए हैं लाल कुआं में। इसी तरीके से उनका अध्यक्ष जो है वो स्टैग्नेटेड हो गया है वहाँ पर श्रीनगर में, और इस तरीके से ये वहाँ फंस गए हैं। लेकिन फिर भी आज स्थितियाँ जो आंकलन में आ रही हैं वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव विशुद्ध तौर पर कांटे का संघर्ष होते हुए भी कांग्रेस को काफ़ी हद तक जो है वो बढ़त दे रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में आने वाले समय में महत्वपूर्ण रोल रहे। हालांकि देखने की बात है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि ये चुनाव बहुत ही कांटे का संघर्ष का चुनाव बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो प्रोग्राम्स की बात भी करती है, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी कर रही है, हज़ारों हज़ार करोड़ के, प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, उनके ऑल वेदर रोड्स का भी प्रोजेक्ट है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, तमाम अचीवमेंट्स की बातें सामने हो रही हैं। लेकिन जो ट्रेंड देखा गया वो देखा गया कि जनता बहुत उकड़ी हुई है। वो डोमेस्टिक जो गैस है जो 900 रुपये हो गई है उस पर नाराज़ है, पेट्रोल प्राइसेस पे नाराज़ है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेट बढ़ गए उस पर नाराज़ है, और इन सब के बावजूद जो बेरोज़गारी का बेतहाशा सिलसिला शुरू हुआ इनके राज्य में, उससे वो लोग नाराज़ है।
तो आज सीधे और स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि भले ही ट्रायंगुलर कंटेस्ट है बहुत सारी सीटों पे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का संघर्ष अपनी जगह है और आने वाले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा बोलबाला है। लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इन प्रकार हारना नहीं चाहती है। अब प्रधानमंत्री जी की जो 3 रैलियां हैं, जो योगी जी की रैली है कोटद्वार की, वो क्या गोल खिलाती है ये देखने वाली बात है। प्रियंका भी नहीं आ पाई, उनकी एक ही मीटिंग हुई, लेकिन राहुल भी आ रहे हैं, जागेश्वर भी जा रहे हैं, श्रीनगर में उनकी रैली है। तो इन दोनों लीडरशिप का क्या असर उत्तराखंड की राजनीति में होता है ये देखने वाली बात है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, मेरी अपील है आपसे हाथ जोड़ करके कि 14 तारीख को चुनाव है। आपने 20 वर्षों के आंकलन के आधार पर वोट करना है और सही जगह वोट करना है। उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए वोट करना है और किसी लुभावने नारों पर नहीं आना है, किसी पॉपुलिस्ट मेजर्स पे नहीं आना है, किसी झूठी अनाउंसमेंट में नहीं आना है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का सबसे पहला प्रदेश रहा है जो लिटरेसी के मामले में टॉप में रहा है और उत्तराखंड के लोग आज भी हिंदुस्तान की तमाम सरकारों में, ब्यूरोक्रेसी में, पत्रकारिता में, जुडिशरी में, तमाम क्षेत्रों में अव्वल दर्जे पर अपनी धाक बनाए हुए हैं। तो उनको इस चुनाव में बहुत ध्यान से सोचना है और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार आए जो सही अर्थों में आपके हितों को ध्यान में रख सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप 5 साल में आपको मिलने वाला इस मताधिकार को पूरी ईमानदारी के साथ प्रयोग करें। ऐसी पार्टी को वोट करें जो सही अर्थों में आपकी सुरक्षा की दृष्टि से, आपके उज्जवल भविष्य की दृष्टि से, आपको रोजगार देने की दृष्टि से, वुमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से, वहाँ पर हेल्थ सुविधाओं को सुधारने की दृष्टि से आपके काम आ सके। मैं इसी अपील के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका दोस्त, आपका साथी सुनील नेगी। नमस्कार।